फिर यहाँ एक गीत है, हम राज्य लिए मरते हैं। और जिस प्रकार से बहुत पहले 11वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में बीसल देव रासो की राजमती ने कहा था कि मुझे रानी ने सिरजई रोझड़ी, धड़ ने सिरजई धवड़ी गाय, कि मुझे रानी ने बनाकर रोझड़ी बनाया होता और मुझे स्त्री ने बनाकर सफ़ेद गाय बनाया होता। फिर वो कहते हैं मुझे किसान की पत्नी बनाया होता, जाटनी बनाया होता, तो मैं किसान के साथ खेत में काम करती। एक रानी होकर राजमती आकांक्षा करती है कि मुझे किसान की पत्नी बनाया होता तो मैं अपने पति के साथ रहती, खेत में काम करती। ठीक है, तो किसानों के पास ये माना जाता रहा है हमेशा से। अब बहुत लंबा थोड़ा अंतर आ गया, इस पर हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन किसानों के पास हमेशा माना जाता रहा है कि वो अपना एक छोटा सा जो उनका परिवार है, उनकी जो सीमित जो कार्य प्रणाली है, सीमित जो कार्य क्षेत्र में, उसमें वो खुश रहते हैं और उनके काम ऐसे होते हैं जो मिलजुल के करने पड़ते हैं। किसान के काम पूरे परिवार के साथ ही चलते हैं। एक अगर डॉक्टर है कोई व्यक्ति, तो घर में 5 लोग हैं तो डॉक्टर ही भागा फिरता है रात दिन, बाकी 4 मौज करते है ना, बाकी 4 डॉक्टर में कोई हेल्प नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे पेशे हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें घर के लोग हैं वो हेल्प नहीं कर पाते। एक आदमी दुकान करता है तो सुबह जाता है शाम तक, उस दुकान में कोई घर का बाकी आदमी योगदान नहीं कर सकता। लेकिन किसानी एक ऐसा पेशा है जिसमें छोटे से छोटे लेकर बड़ा से बड़े बूढ़े आदमी तक उसमें मदद कर सकते हैं। तो एक वो सामूहिक आयोजन होता है। ठीक है, तो उसको लेकर माना जाता है कि किसानों की जो दशा है वो एक अपने आप में, किसानों की जो अवस्था बड़ी सुखकारी मानी गई है। तो उर्मिला अपने से किसानों की तुलना कर लिए कहती है कि हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। पहली बात तो ये है ना, उसके साम्राज्य के लिए, उसके विस्तार के लिए मरते हैं। दूसरी बात है कि हम राज्य लिए मरते हैं, इसका मतलब हमें राज्य पर घमंड है। हम राज दरबारों में रहते हैं, हमारे पास राज्य है, हमारे पास सत्ता है, इसका हमें घमंड है। ठीक है, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं, लेकिन इस देश में सच्चा राज हमारे किसान ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न, पत्नी सहित विचरते हैं, भव वैभव भरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। आपने तो पन्ना पलट दिया, बाकी मूल बात तो यही है, पत्नी सहित विचरते हैं, बढ़त तो आई है ना। जिनके खेतों में है अन्न, भाई खाने के लिए मनुष्य को मूलभूत आवश्यकता क्या चाहिए? अनाज चाहिए। मूलभूत आवश्यकताएं किसान अपने घर में पूरी पैदा करता है, इसलिए कहा जाता है जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न, उनसे अधिक संपन्न कौन हो सकता है? पत्नी सहित विचरते हैं, वो अपनी पत्नी के साथ काम करते हैं, भव वैभव भरते हैं। भव मतलब संसार को, वैभव धन संपदा से भरते हैं, संसार को संपत्ति से भरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लेके बैठे हैं, है ना। वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार, सहनशीलता के आगार, सहनशीलता के आगार, वे श्रम सागर तरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। वे गोधन के धनी उदार, उनके यहाँ गोधन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। किसान के अलावा कोई पशु पालन में उतना सक्षम कभी नहीं हो सकता। अगर कोई खेती नहीं करता है तो फिर वो पशुपालन में सक्षम नहीं है, क्योंकि पशुपालन महंगा बहुत पड़ता है। अगर आप खेती नहीं करते हैं तो पहली बात तो पशु को संभालना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि खेती और पशुपालन मिलता जुलता एक काम है। दूसरा है कि अगर खेती कर रहा है कोई आदमी तो पशुओं का आधा खर्च खेती में यूँ निकल जाता है बाई प्रोडक्ट से। खेती में बाई प्रोडक्ट बहुत होते हैं। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे अभी समय चल रहा है, जैसे तो इस समय कोई जैसे यहाँ जैसे मतलब मतीरे हैं और भी जो प्रकार के साधन है, टींट सिलोया काकड़ियार इतो सामान हो जाओगे, वो कट्टा कट्टा ले आगे पशुआन गिरा तो अब तो बहु काम चाल जाए। ठीक है, तो ये जो बाई प्रोडक्ट है ये पूरे साल चलता है। कई हिस्से है कि दौड़े खेत में निर्णय गठड़ी बांध लिया। ठीक है, तो वास्तव में ये बाई प्रोडक्ट है, तो वो फिर पैदा उनके महंगे नहीं, मतलब उनकी लागत कम आती है पशुपालन में। ठीक है, तो किसान ही है वो गोधन आदि का स्वामी हो सकता है। तो वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार, सुधा की धार यहाँ पे दूध की धार को कहा गया है। और सहनशीलता के आगार, वे सहनशीलता के भंडार होते हैं। वे श्रम सागर तरते हैं, वे श्रम रूपी सागर को पार करते हैं। उनका प्रत्येक काम श्रम के द्वारा होता है। बहुत कम किसान पहले मशीनों का उपयोग करते थे, अब वर्तमान में मशीनीकरण जैसे जैसे बढ़ा है, जैसे मशीनीकरण बढ़ा है वैसे वैसे श्रम सागर थोड़ा सा कम हुआ। हमने कम करने शुरू कर दिए। अभी मौका ये भी है कि लोग 10 बजे तक गुआर काटते हैं, रिपर आ गई है 800 रुपये 1 बीघे में काट रही है ना। मशीन आ गई है, कंपेन आ गई है, ठेके पर दे देते हैं, और जो भी मतलब बहुत सारा सिस्टम। ठीक है, तो श्रम सागर अब थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन पहले मशीनीकरण कम था तो पूरा का पूरा काम उनका श्रम के ऊपर चलता था। हम राज्य लिए मरते हैं। यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व, हमसे प्रहरी रक्षक जिनके वे किससे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। उर्मिला कहती है यदि वे करें उचित है गर्व, किसान अगर
अपने काम पर, अपनी उपलब्धि पर गर्व करता है तो उचित है। उसका कारण यह है कि उसकी जो आमदनी है और उसे जो प्राप्त हुआ है, जो फल प्राप्त हुआ, वो 100% उसकी मेहनत का है। यहाँ तक कि वो अगर मेहनत जितनी करता है उससे उसको आधा ही फल प्राप्त होता है। तो उसने जो पाया है वो निश्चित रूप से अपने परिश्रम के बल पर पाया है, तो उस पर वह गर्व कर सकता है। यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व। दूसरी बात यह भी है कि किसानों के यहाँ बात बात में उत्सव पर्व ये सब होते हैं। जितने त्यौहार किसानों के यहाँ, जितने त्यौहार ग्रामीण क्षेत्र में मतलब मनाए जाते हैं, उतने वहाँ कहीं नहीं है। मतलब बहुत सारे त्यौहार है वो जहाँ शहरी संस्कृति है, जहाँ कृषि और पशुपालन का संबंध नहीं है। बहुत सारे त्यौहार तो पशुओं के लिए आते हैं, खेती के लिए आते हैं। और दुनिया में पूरे भारत देश के अंदर अलग अलग त्यौहार, अलग अलग खेती के, जैसे बैसाखी है वो खेती से जुड़ा हुआ त्यौहार है ना। बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं हमारे यहाँ। कई त्यौहार तो ऐसे जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनको कोई बारतित नहीं है ना। आज बासड़ा धोकना है, आज बोमियो धोकड़ो है, उसके लिए तो कोई बारतित भी तय नहीं। ठीक है, अलग अलग लोग आवाज़ देते हैं, अलग अलग गाँव में अलग अलग समय पूजे जाते हैं। इसके अलावा लोकल क्षेत्रीय घर के 5 देवता घर के मिलेंगे, अपने 25 गाँव के मिलेंगे, इंटरनेशनल नेशनल बाकी रह गए, है ना। इसके अलावा अपने अपने जो कर्म कांड है, अपनी अपनी जो खेती बाड़ी है ना, पूजा पाठ विधान आदि, वो सब भोग निकालना, और वो सब ठाकुर में भोग काटना, है ना, भोग करते हैं ना। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है किसानी से जुड़ी है। तो उनके जीवन में पर्व और उत्सव की कमी नहीं है, बात बात में उत्सव पर्व। ठीक है, हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, यहाँ थोड़ा सा अपने अहंकार को भी पोषण देती है उर्मिला। वो कहती है हमसे जैसे जिनके, हमारे जैसे राज्य, हमारे जैसे राजा जिनके प्रहरी हो, रक्षक हो, वे किससे डरते हैं? वे डरते नहीं है। इसमें 2 बातें निकल के आती है। एक बात तो यह कि किसान निडर होता है, निर्भय होता है, उसको डर नहीं होता, क्योंकि जिन जिन चीज़ों से डर होता है उनका तो सामना रोज करता है। भाई, एक तो प्रकृति का डर हो सकता है, तो प्रकृति का सामना सबसे ज़्यादा किसान ही करता है। चाहे आप ये मान के आंधी तूफान वर्षा अकाल सुकाल कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा मार उसी को पड़ती है, और वह उसका सामना करता ही रहता है। अपने जीवन काल में अनेकों बार वह इसका सामना करता है। हमारे यहाँ 5 साल के बाद में 1 साल ठीक ठीक उपज होती है, ठीक ठीक, अगर हम ये माने। मेरे देखने में लगभग 5 साल में 1 साल उपज ढंग से होती है। 1 साल, 5 साल में 1 साल की औसत पड़ती है, इतना होता है। तो बार बार उसको प्रत्येक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। प्रकृति से बड़ा कोई भय नहीं है मनुष्य के लिए, उसका वह सामना करता रहता है, निडर हो जाता है। और छोटे मोटे सांप सड़ीटी हुए तो कोई है ही कौन भी कहता है ना। हाँ, तो वो समझे कौन की, जेब में खा ले। महाराज को एक हमारा मित्र है, वो एक बांडी पकड़ी बोतल में खा लिया, ठीक है, और गाँव में वो लाके ले ब्लैकमेल भी कर दिया। कोई दुकान और उधार नहीं देता, बांडी छोड़ दी तेरे लिया, तो ऐसा भी वो कर देता है। तो उनके लिए खेल है ये, ठीक है। तो एक बात तो ये है कि वो उर्मिला कहती है कि हम उनकी रक्षा करने वाले, हम उनके प्रहरी है ना। वो किससे डरते हैं? मतलब वो निडर है, निर्भय है। हम राज्य लिए मरते हैं। करके मीन मेख सब और, किया करें बुद्धवाद कठोर, शाखा मई बुद्धि तजकर में मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। ये भी बहुत गहरी बात। बड़े बड़े बुद्धिजीवी मैंने कई ऐसे लोगों को सुना है, बहुत मतलब जैसे कोई प्रोफेसर है या कोई बड़े पद पर है, बड़ा पढ़ा लिखा और डॉक्टरेट आदमी, तो वो कहता है कि मैंने पहले ब्रह्म कुमारी को सुना लेकिन मुझे वहाँ सुकून नहीं मिला, है ना। फिर मैं मुरारी बापू को सुनता रहा, फिर मैं ओशो को सुनता रहा, मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिला, ठीक है। और एक आदमी सुबह खेत जाता है ना, 4 घंटे काम करता है, राबड़ी पी के खेरड़ी के नीचे हो जाता है, वो कहता है बड़ा सुकून है, कहीं नहीं गया वो, है ना। तो ये जो विभिन्न प्रकार की ब्रांचेज है, तर्क है ना, पदार्थ के संबंध में, संसार के बारे में, स्त्रियों के बारे में, दलितों के बारे में, पशुओं के बारे में, है ना, शिक्षा के बारे में, शिक्षा प्रणाली के बारे में, रोजगार के संबंध में, देश के संबंध में चिंतन करते रहते हैं बुद्धिजीवी लोग। वो नहीं करते, मोटा मोटा काम करते हैं, मोटा मोटा खाते हैं, मोटा ही सोते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके इन प्रकार ये जो ब्रांचेज है हमारे मस्तिष्क, ये जो चिंतन की शाखाएं वो उनके यहाँ नहीं है। तो करके मीन मेख सब और, मीन मेख का मतलब होता है सब प्रकार के दोष आदि निकालना। तो चारों ओर से वो दोष निकालते हैं, सब प्रकार से दोष निकालते हैं। किया करें बुद्धवाद कठोर, बुद्ध का मतलब है ज्ञानी लोग। तो ज्ञानी लोग है वो चारों ओर से कमियां निकालते हैं, इस दर्शन में ये कमी है, यहाँ यह सीमा है, यहाँ न्याय में यह सीमा है, या सांख्य में ये है, योग में ये है। इस प्रकार की बातें ज्ञानी लोग करते रहते हैं, बड़ा वाद विवाद कठोर करते हैं। लेकिन शाखामयी बुद्धि तजकर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जितनी शाखामयी बुद्धि होगी व्यक्ति उतना ही मुझे लगता है कि संकट में रहेगा। शाखामयी बुद्धि का मतलब यह भी है कि विभिन्न प्रकार की मन में ब्रांचेज होना। एक, और ये विद्यार्थी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी क्या, व्यक्ति मात्र के लिए ब्रांचेज होना अपने आप में कंफ्यूजन है। बहुत बार
कोई व्यक्ति है वो अलग अलग दर्शन को पढ़ता रहता है, जीवन समाप्त हो जाता है, दर्शन खत्म नहीं होती, विचारधाराएं समाप्त नहीं होती, है ना, दृष्टिकोण समाप्त नहीं होते। तो मुझे लगता है कि अपने को जिसमें सुकून है वो दर्शन, वो ठीक से वो चीज़ जी जाए तो अच्छी चीज़ है। तो शाखा में बुद्धि तजकर, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की ब्रांचों में, किसी प्रकार के दर्शन आदि के तर्क वितर्क में वो नहीं उलझते। वे मूल धर्म, मानव धर्म को धरते हैं, धारण करते हैं। ये बड़ी एक बहुत प्यारी बात कवि ने कही है कि वे मूल धर्म धरते हैं, वो मानवीयता के धर्म का पालन पोषण करते हैं और वो ये समझते हैं। और उनके यहाँ बहुत सारे, मतलब आप ये देखो, जो पशुपालन या कृषि पालन जो व्यवसाय है, उसमें केवल वो और उसके 5 बच्चे वो नहीं पलते, किसान और किसान का परिवार नहीं पलता, असंख्य पशु पक्षी की, मतलब कीट आदि कितने जीव अपने पालन पोषण उनका होता है, और कितने जीवों को वह संहार भी नहीं करता, वह सीमित काम करता है। एक बात ये भी, अभी मैं इसको, क्योंकि ये गीत लिखा गया 1930 के आसपास, अभी चल रहा है 2023, तो समय तो बहुत बदला है, खेती किसानी के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन हम तो बात उसी समय की करें तो मुझे लगता है कि खेती किसानी में किसी समय ये था कि दया धर्म का मूल, मतलब कोई भी प्राणी, कोई भी जीव उस पर वो दया करते थे, और बहुत सारे पशु पक्षियों को वो इसी यूँ ही पालते रहते थे। मैंने ये सुना है और ये देखा, और ये अभी तक चल रहा कि एक गाय है जैसे, या एक भैंस है, गाय क्यों, है ना, किसान है वो गाय के प्रति इतना नहीं है, वो भैंस के प्रति भी उतना ही है। तो घर में जैसे वो बूढ़ी हो जाती है, एक समय के बाद में वो दूध देना बंद कर देती है, अब उससे कोई उम्मीद नहीं है, तो भी वो उसको बेचते नहीं, है ना, जैसे वो कटाई में जाती है। लेकिन यहाँ गांव में मैंने ऐसे घर, हालांकि बहुत से लोग दे देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे अभी भी देते नहीं कि 20 साल इसने दूध पिलाए, अब ये अपने घर में मरेगी, तो साल 2 साल उसकी यूं ही सेवा करते रहते हैं, चाहे वो ऊँट हो, चाहे वो पशु कोई भी हो, इस प्रकार वो करते रहते हैं। और 5-7 कुत्ते बिल्ली तो यूं ही, 2 कुत्ते घर के आगे बैठे हैं, 2 खेत में बैठे, है ना, और एकदम यूँ, मतलब क्या है कि 2 किलो 2 सेर आटा वो ले जाता है उनके सब के लिए, पोपो के लिए, घरवाली भी देती है बना बना के रोटी, है ना। तो ये सब काम यूं ही चलते रहते हैं और वो परवाह भी नहीं करता इसके लिए, ठीक है। तो मूल धर्म का मतलब है मानवता का धर्म वो धारण करता है, और हम राज्य लिए मरते हैं। उर्मिला कहती है ये बात, होते कहीं वही हम लोग, अगर वही हम लोग होते, उर्मिला कहती है कि मैं और लक्ष्मण खेती कर रहे होते, हमारे भी 5-6 बीघा जमीन होती, है ना, तो न तो ये राज्य सिंहासन की जो बात आई, राज्य अभिषेक की बात आई, तो न तो ये बात आती, न कोई वनवास देता। ये सारा मामला हुआ ही क्यों, राज्य के लिए हुआ, इसलिए बार बार उसको राज्य को धिक्कार दिया, हम राज्य लिए मरते हैं, मरा में राज्य खत्म, ऐसा करिए वो, है ना। हम बार बार अपने वो राज्य होने को धिक्कारती है, हम राज्य लिए मरते हैं। और अगर 5-6 बीघा जमीन होती तो कोई कहने वाला नहीं था, अपना काम होता। किसानी की एक खास बात यह भी है कि वहाँ बंधन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। मेरे किसी भाई ने ये कहा था, मैंने कहा भाई साहब आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? अरे क्या मौज है खेती में, मर्जी आज उठ जा, मर्जी आज सो जा, मर्जी आज काम कर लिया उठ के, जितो है भी तो कर लिया, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब तो नौकरी जाए तो टेम और तुम तो भाजी जाना पड़े, मारे इशो कोई टेम को नहीं, अच्छी बात है, ये पॉजिटिव पॉइंट है ना। भाई खेती किसानी में थोड़ी सी आमदनी का एक स्थायित्व नहीं है, बाकी बहुत सारे सुख भी हैं। अगर मैं अब ये बात कहूँ और कोई सुन ले, जैसे तुम सुन रहे हो, तो तुम ये कहो अच्छा बात आवा था है ना। अभी फंकी में दिला गड़ो बार, अब कल तो फंकी बहुत कुछ जी, मतलब नशा में चढ़ के लोग आएंगे, इतनी जोर की फंकी अब की बार, बहुत खतरनाक फंकी, बीमार हो गए लोग, एडमिट कराना पड़ा लोगों को। लेकिन उर्मिला नहीं जानती है, उर्मिला भी महल में बैठी है ना। मैं थोड़ा बहुत को 2-4 बार खेत तो गड़ू, उर्मिला बिल्कुल कौन गड़ी। तो अब वो कल्पना करती है काश हम लोग किसान होते, ठीक है। लेकिन ये कल्पना इतनी आसान भी नहीं। कभी कभी मेरा दोस्त है वो कोई होता बाहर से, है ना, कोई जो शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े कोई मेट्रो सिटी में रहते हैं, कि यार गांव में बड़ा, आप गांव में रहते हैं? मैंने कहा हाँ मैं गांव में रहता हूँ। गांव का जीवन बड़ा जीवन है, आओ कभी जेठ के महीने 4 बार यान दिया हो यार तुमने, तुम वो मन वापस भेज, है ना। अब मेरे वापस टिकट करा, मैं जाऊँगा। तो गाँव में कभी कभी जैसे एक सर्दियों का मौसम आता है ना, और सरसों की फसल है वो एकदम फूलों पर होती है ना, खेत पीले हो जाते हैं और चने के खेत है वो गुलाबी हो जाते हैं, इस प्रकार के फूल आ जाते हैं, बड़ा सुंदर वातावरण होता है, गुलाबी गुलाबी ठंड होती है, हल्की हल्की धुंध होती है। हम लोग खेत जाते हैं, उस समय कोई हमारे पास और हमारे साथ कोई जाए तो कहेगा गाँव का जीवन तो स्वर्ग है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि ये सूखेगा एक दिन, इसको काटना पड़ेगा है ना। और तब 15 घंटे का दिन होगा और फिंचा मठा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का नक्शा बन जाएगा तेरा, है ना, पसीनो आगे। वो भी जीवन है। उर्मिला को उस बात की कल्पना नहीं, उर्मिला को दिखता है कि वो साथ रहते हैं। उर्मिला के लिए सबसे बड़ी बात है कि दुख हो चाहे सुख, परिवार का साथ महत्वपूर्ण है। इसलिए वो कहती है कि पत्नी सहित विचरते हैं,
तब वो कहती है हम भी कहीं वहीं होते तो ये पूरा लफड़ा नहीं होता। होते कहीं वहीं हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग, फिर ये भोग कौन भोगता है, ये महलों के भोग कौन भोगता है। उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, उन्हीं अन्नदाताओं के सुख, उन्हीं अन्नदाताओं को, किसान को अन्नदाता कहा जाता है, ठीक है। हालांकि इसके लिए रामस्वरूप किसान ने एक कविता लिखी है, मैं अन्नदाता कौनी, ठीक है, ऐसी एक कविता लिखी है। उन्हीं अन्नदाताओं के सुख, वो जो किसानों के सुखों को हम देखते हैं तो आज दुख हरते हैं, तो हमारा दुख भी कम होता है। उन किसानों के सुख को हम देखते हैं, उनके आनंदमय जीवन को देखते हैं तो हमारा दुख भी कम होता है, हम राज्य लिए मरते हैं। प्रभु को निष्कासन मिला, मुझको कारागार, मृत्यु दंड उन तात को, राज्य तुझे धिक्कार। प्रभु को निष्कासन मिला, प्रभु को निष्कासन मिला, राज्य से निकाला गया, और मुझको कारागार, और मुझे एक कारागार मिला, बंदिश मिली। मृत्यु दंड उन तात को, और पिता दशरथ को मृत्यु मिली, राज्य तुझे धिक्कार। और ये सब किसके कारण हुआ, राज्य के कारण हुआ। उनके पास धन संपदा भले ही कम हो, किसानों के पास, उनके पास संपत्ति भले ही कम हो, लेकिन उनके घरों में ऐसे काम नहीं होते, है ना। कोई घर से निकल गया यार, कोई घर में तड़प रहा है, कोई घर में तड़प तड़प के मरी गया यार, ऐसे काम नहीं होते। ये काम किसने करवाए, ये राज्य ने।